हमारे प्रधानमंत्री जी आए, पीएसयू स्टॉक्स के बारे में कुछ बताए और बिना सोचे समझे हम रिटेल इन्वेस्टर्स उसके पीछे भागे जाएं। क्या एनएचपीसी भी, जो कि एक पीएसयू स्टॉक है जिसमें रीसेंट फ्लाइट के बाद एक क्रैश देखने को मिल रहा है, उसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है? क्या उसमें इन्वेस्टमेंट करने से आने वाले समय के लिए रिटर्न्स मिलने के चांसेस बन सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, जब बातें होती हैं, जब न्यूज़ आती है किसी भी स्टॉक के बारे में या ओवरऑल स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट बुलिश है, नए हाइज पे नए हाइज बना रहा है और हम 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे, तो आप जरा ध्यान से सोचिएगा, स्टॉक मार्केट में उसके जस्ट बाद गिरावट देखने को मिलती है। अब यहाँ पे करंटली अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमें धीरे धीरे मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन हम रिटेल इन्वेस्टर्स को समझ में नहीं आ रहा है और हम भाग रहे हैं पीएसयू स्टॉक्स के पीछे, हम भाग रहे हैं एनएचपीसी जैसे स्टॉक के पीछे बिना फंडामेंटल एनालिसिस किए। ठीक है, हालांकि यहाँ पे 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आया है, तो फ्रेश इन्वेस्टर्स के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है करंट सिचुएशन में निफ्टी 50 के ओवरऑल। ठीक, चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एनएचपीसी के बारे में। एनएचपीसी एज अ बिजनेस यूनिट करती क्या है, प्रोडक्ट सेगमेंट क्या है, आने वाले समय में क्या ग्रोथ का स्कोप है, ये बिना जाने अगर हम सिर्फ इसलिए बाई कर रहे हैं एनएचपीसी जैसे स्टॉक को कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है कि ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, तो यकीन मानिए हमें यहाँ पे लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी जो है, जैसे कि इसके नाम में है, ये पावर सेक्टर से बिलोंग करती है। पावर सेक्टर में बहुत सारे चेंजेज आने वाले हैं, पावर सेक्टर में बहुत सारे डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। ऐसे में नो डाउट पावर सेक्टर बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ करेगा आने वाले समय में। लेकिन पावर सेक्टर में कई सारे स्टॉक्स हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे अच्छा ग्रो करेंगे। कुछ स्टॉक्स अगर फंडामेंटली स्ट्रांग हैं और उनमें ग्रोथ का स्कोप बन रहा है तो ही वो ग्रो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एनएचपीसी पावर सेक्टर से बिलोंग कर रही है और पावर प्रोडक्शन सेल के जरिए ये रेवेन्यू जनरेट करती है। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल कैपेसिटी आप देखिए करीब करीब 5551 मेगावाट के आसपास है। अंडर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब 10,449 मेगावाट के आसपास देखने को मिल रही है। क्लियरेंसेस कुछ अवेट कर रहे हैं और साथ ही साथ अंडर सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन है। तो बेसिकली यहाँ पे आप इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि अंडर कंस्ट्रक्शन क्या है और आने वाले समय में पाइपलाइन में क्या प्रोजेक्ट्स हैं। बस इतना अगर हमें पता है तो हम फर्दर आगे चलकर फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। अगर कोई ऐसा बिजनेस सेगमेंट है जिनमें कि आने वाले 10-15 सालों में सारी चीज़ें ऑब्सोलेट हो जाएंगी और उनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल ही नहीं होंगे, उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड ही नहीं होगी, तो ऐसी कंपनी में अभी से इन्वेस्टमेंट करके कोई रिटर्न्स नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है 2013 के बाद से 2013 से बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करी है। अब ऐसे में क्या गारंटी है कि ये अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हमें दिखा देगी आने वाले समय में? ये थोड़ा सा सवाल जो है अपने आप से पूछिए और इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करिए। ठीक, चलिए अब यहाँ पे अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो रेवेन्यू में देखिए थोड़ी बहुत आपको डिक्लाइन देखने को मिली है, वहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी में आपको डिक्लाइन देखने को मिला। कोई भी कंपनी अगर उसके रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है और उसका बिजनेस सेगमेंट में ग्रोथ का स्कोप बहुत अच्छा है, तो ऐसी कंपनियों में हमें रिटर्न्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हालांकि यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे और 9 मंथ बेसिस पे हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है ओवरऑल रेवेन्यू में, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो बहुत ज़्यादा बात हो रही है सोलर के बारे में और बहुत ज़्यादा बात हो रही है ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, ये कंपनी भी फोकस करेगी रिन्यूएबल एनर्जी पे। देखिए कोई भी पावर कंपनी है अगर वो सस्टेन करना चाहती है, चाहे वो पीएसयू हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो, तो उसे अडाप्ट करना पड़ेगा नई टेक्नोलॉजीज़ को। अगर नई टेक्नोलॉजीज़ को अडाप्ट नहीं कर पाती है तो कोडैक जैसी कोई भी कंपनी बन सकती है। तो इस बात पे हमें ध्यान दे के चलना है और इसीलिए हम देखते हैं कि फ्यूचर पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स क्या हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सोलर प्रोजेक्ट्स के पाइपलाइन में है और साथ ही साथ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इनके हैं, अंडर क्लियरेंस है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये कि कंपनी काम कर रही है आने वाले समय के लिए भी। ठीक है, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना बहुत ही जरूरी है। अगर हम सीखते हैं तो हम एक्चुअल में 85 to 90% इन्वेस्टर्स से आगे रहते हैं और इसीलिए हमने ये क्रिएट किया एप्लीकेशन S4R। आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, 10,000 प्लस से ज़्यादा लोग ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुके हैं और हमने यहाँ पे रिसेंटली कोर्स भी अपलोड किया है। कोर्स में चैप्टर 2 की 2 वीडियोज़ हमने अपलोड कर दी है।
और फरवरी के अंत तक हम बाकी चैप्टर 2 की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो सबसे खास बात ये है इसकी कि हम फ्रेश कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और फ्रेश सिनेरियोज के साथ आपको डिस्क्राइब करके बता रहे हैं कि कैसे स्टॉक मार्केट में एक बेसिक इन्वेस्टर से प्रो इन्वेस्टर बनने की राह पर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उस कोर्स को अगर आप बाई करेंगे और फॉर यू कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 1200 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा रनिंग डिस्काउंट्स पर। तो कोर्स के चार्जेस बहुत ही नॉमिनल है, देखिए आप कोर्स करते हैं तो आपको ही फायदा होगा। और कोर्सेज स्टॉक मार्केट के बारे में हजारों रुपए में है, 50,000, 1,00,000, उसकी कोई लिमिट नहीं है, बट यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है इस पर्टिकुलर कोर्स के। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स के बारे में एनएचपीसी के। देखिए कंपनी आपको कंसिस्टेंटली डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, कंपनी यहाँ पे प्रॉफिटेबल भी है, कैश फ्लो हालांकि नेगेटिव है बट पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठ रही है और ग्राहम नंबर के आसपास आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्राहम नंबर के आसपास ये स्टॉक मिल रहा है। तो कोई भी स्टॉक अगर आपको अपने एक्चुअल वैल्यू से कम दाम पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा हो तो ऐसे में हमारे लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्वेश्चन होता है और हमें एक अच्छी खासी वैल्यूएशन मिल रही होती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दें, थोड़ा सा अपने एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा हाइयर प्राइस पे मिल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कह सकते हैं ज़्यादा दूर नहीं भागा है ग्राहम नंबर से। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 10%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड केवल 8% का, बहुत अच्छे फिगर्स नहीं है, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स नहीं कहे जा सकते इन टर्म्स ऑफ आरओई एंड आरओसी। डेट यहाँ पे 30,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है और डेट टू इक्विटी 0.77 है, तो डेट का भी प्रेशर रहने वाला और यही रीजन है हमें आरओसी देखिए 8.49 के आसपास ही देखने को मिल रहा है। तो कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस करती है ऐसे में अपने डेट को रिड्यूस करने में और ग्रोथ पे फोकस नहीं हो पाता उसका, और यही रीजन हमें दिख रहा है कि इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ये इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, इनके ओवरऑल जो रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी है वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हालांकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से यहाँ पे अंडर वैल्यूड दिख रहा है बट पीजी रेशियो के हिसाब से ओवर वैल्यूड है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो अपने इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कम पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं आने वाले समय में प्राइसेस में एप्रिसिएशन के चांसेस इसके हो सकते हैं। हालांकि जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 85,000 करोड़ रुपए के आसपास है, तो इसको अगर ग्रो करना है तो थोड़े बहुत चैलेंजेस इसको फेस करने होंगे और ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए 25 गुना, 50 गुना, 100 गुना वाला स्टॉक फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा है, बट 10 गुना तक ऐसे स्टॉक्स जा सकते हैं नियर टर्म्स पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दीजिए। तो 71% के आसपास प्रोमोटर्स मार्च 2023 में थे, 7% पब्लिक थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक अच्छे खासे इंस्टीट्यूशंस देखने को मिल रहे थे। अब दिसंबर 2023 आते आते देखिए क्या हो रहा है, इसमें आपको इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग कम होती हुई दिखाई दे रही है और पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो जब स्टॉक प्राइसेस बढ़ते हैं, स्टॉक प्राइसेस बढ़ने के साथ ही साथ क्या होता है कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है कि अब हम बाई कर ले, हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे और हम उस दौरान बाई कर रहे होते हैं जबकि स्टॉक प्राइसेस बढ़ाए जा रहे होते हैं और जब डिफ्लेट होते हैं प्राइसेस तो हम वहाँ पे पैनिक करके एग्जिट कर जाते हैं। हालांकि अगर ओवरऑल देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न तो इस स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग अच्छी खासी है। तो ऐसे स्टॉक्स में जिसमें कि इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग होती है, अगर हम पेशेंस के साथ बने रहे एटलीस्ट 3 से 5 सालों के लिए तो हमें वहाँ पे रिटर्न्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हालांकि हमें ऐसे केसेस में इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग को ट्रैक करते रहना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट देखिए, हमें क्लियर कट देखने को मिल रहा है कि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो इंडस्ट्री के रेवेन्यू ग्रोथ से कम है, इनका जो नेट इनकम है वो इंडस्ट्री के नेट इनकम से कम है और इनका जो मार्केट शेयर है वो भी रिड्यूस हो रहा है। केवल 34% के आसपास मार्केट शेयर बचा है इस पर्टिकुलर सेक्टर में जिस सेक्टर से बिलोंग करती है। और वहीं पे कैश फ्लो की बात करें तो रिसेंट ईयर में यहाँ पे नेगेटिव फ्री कैश फ्लो देखने को मिल रहा है। कोई भी कंपनी अगर उसका फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है तो ऐसी कंपनियां कैश क्रंच में नहीं होती हैं और ऐसी कंपनियां ग्रोथ पे फोकस कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे आपको FY 2023 में नेगेटिव फ्री कैश फ्लो देखने को मिला जो कि एक कंसर्निंग फिगर है। अब ध्यान दीजिए इसके टेक्निकल्स पर, टेक्निकल्स काफ़ी लंबे समय के बाद आपको गिरावट दिखाया और गिरावट तब दिखाया जब 115 रुपए के आसपास था। तो 115 रुपए से करंटली यहाँ पे 84 रुपए के आसपास मिल रहा है। नो डाउट 115 से 84 रुपए बहुत अच्छा डिस्काउंट माना जाएगा एक फ्रेश इन्वेस्टर के लिए और ख़ास तौर पे 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास भी आ चुका है ये स्टॉक। लंबे समय के लिए यहाँ पे एक अच्छी बाइंग बन सकती है, बट हमें ये भी देखना होगा कि क्या ये एक वीक के कैंडलस्टिक चार्ट पे भी सेम हमें दिखा रहा है सिम्टम्स या नहीं। तो अगले एक वीक के चार्ट पे अगर हम देखें तो एक वीक के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक प्राइसेस 70 रुपए इवन 65 रुपए तक भी जा सकते हैं क्योंकि 50 डेज मूविंग एवरेज यहाँ पे अभी भी दूर है एक वीक के कैंडलस्टिक चार्ट पर। ठीक है, चलिए एक मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट की बात करें तो जैसा हमने एंटिसिपेट किया था राइट
ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी, ये जनवरी की ग्रीन कैंडल, इसके मिड पॉइंट यानी कि 77 के नीचे अगर फेब में क्लोजिंग दे देता है ये, तो आने वाले समय में आपको क्रैश देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पे बुल मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो ये बिल्कुल वैसे ही फॉलो करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर हम सारी बातें यहाँ पे समझते हुए स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो चाहे एनएचपीसी हो चाहे कोई भी स्टॉक हो, हमें वहाँ पे रिटर्न्स मिलने ही मिलने, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा रहे होते हैं डीप एनालिसिस करते हुए। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि एनएचपीसी कैसा स्टॉक है ओवरऑल, और आने वाले समय के लिए क्या ग्रोथ का स्कोप हो सकता है इसमें। ऐसे स्टॉक्स में अगर इन्वेस्टमेंट करना है किसी को, तो अपनी पोर्टफोलियो का 2-3-4% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर करिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे हमने कोर्स भी अपलोड कर दिया है, कोर्स के कंटेंट्स हम बढ़ाते रहेंगे। और सबसे खास बात ये है कि जो भी हम कंटेंट्स ऐड करेंगे, थोड़ा सा टाइम लग सकता है ऐड करने में, बट कंटेंट टू द पॉइंट होता है, और ये आपको लर्निंग में बहुत मदद करता है। और सबसे खास बात, इसके प्राइसेस भी बहुत कम है। 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए बिल्कुल नहीं है, नॉमिनल प्राइसेस है, और उस पर भी यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक मार्केट के बारे में सीखते रहिए और शेयर करते रहिए अपनी नॉलेज दूसरों को भी। तो वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।